अस्सलामुअलैकुम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कैसी गुजरी ईद आप लोगों की। मेरी खुशियों से वो रिश्ता है तुम्हारा अब तक, ईद हो जाए अगर ईद मुबारक कह दो। चलें, पुरानी ही सही, हमारी तरफ से ईद मुबारक आप सबको। ईद आई तुम ना आए, क्या मज़ा ईद का। ईद ही तो नाम है एक दूसरे की ईद का। आपने तो ईद मुबारक भी ना कही। चलें जी, मर्ज़ी है आप लोगों की। अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो। आज हम बाकायदा और दोबारा से अपने पुरानी रूटीन की तरफ आ रहे हैं और आज हम गुज़िश्ता से पुविस्ता अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। नेल्सन सेल। नेल्सन सेल बेसिकली इस्तेमाल होता है कास्टिक सोडा की कमर्शियल प्रिपरेशन के लिए। और कास्टिक सोडा किसे कहा जाता है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को कॉमनली कास्टिक सोडा कहा जाता है। चले जी, आइए हम इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं कि कास्टिक सोडा कैसे तैयार किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ प्रिपेयर्ड ऑन लार्ज स्केल बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन हो और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन हो तो इसको हम ब्राइन कहते हैं। इसको हम सिंपली ब्राइन सोल्यूशन भी कहा जाता है। इट इज़ डन इन द नेल्सन आर डायाफ्राम सेल। इसको नेल्सन सेल भी कहते हैं, डायाफ्राम भी सेल भी कहते हैं। इसका दो नाम हैं। अच्छा जी, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, किस चीज़ का बना होता है? सेल इज़ कंसिस्ट ऑफ स्टील टैंक प्रोवाइडेड विद अ कांस्टेंट लेवल डिवाइस। कांस्टेंट लेवल डिवाइस का मतलब होता है कि इसके अंदर ब्राइन का लेवल जो है वो कांस्टेंट रखा जाता है। दिस डिवाइस कीप्स द ब्राइन लेवल इन इनर पार्ट एट स्पेसिफिक हाइट अराउंड अबाउट 1 मीटर जो है नॉर्मल होता है इसकी हाइट ब्राइन सोल्यूशन की उसके अंदर, क्योंकि लार्ज स्केल पे तैयार करना होता है। एट ओब्लैंग परफोरेटेड स्टील वेसल्स इज़ लाइन इन साइड विद पोरस एस्बेस्टॉस डायाफ्राम। डायाफ्राम आमतौर पे कहते हैं पर्दे को। इन्हें एस्बेस्टॉस का एक डायाफ्राम, एक पर्दा लगाया होता है स्टील के इनर साइड के ऊपर। और वो जो एस्बेस्टॉस जो स्टील होती है बेसिकली उसके जो रॉड्स होते हैं वो परफोरेटेड होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसके ऊपर फिर जो है वो एस्बेस्टॉस की डायाफ्राम होती है। अच्छा जी, ये जो एस्बेस्टॉस की डायाफ्राम है ये क्या काम कर रही होती है? ये तो डायाफ्राम पर्दे का काम करती है। जो परफोरेटेड स्टील होती है वहाँ पे उसको से एज ए कैथोड का काम लिया जाता है। कहीं पे तो एस्बेस्टॉस को कैथोड कहा गया है और वैसे बेसिकली स्टील जो है वो कैथोड का काम कर रही होती है। और जो ब्राइन सोल्यूशन है उसके अंदर ग्रेफाइट का एक रॉड सस्पेंड किया होता है। और जो रॉड सस्पेंड किया होता है तो उसके अंदर जो है वो यू शेप का एक कंटेनर होता है जिसके अंदर ग्रेफाइट का रॉड डिप किया होता है। आमतौर पे वो ग्रेफाइट का रॉड एज ए एनोड का काम कर रहा होता है। अब इसमें रिएक्शन क्या होता है? जब इलेक्ट्रिकल करंट पास करवाया जाता है तो सोडियम क्लोराइड डेफिनेटली वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया है तो सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस बनेंगे। तो क्लोराइड आयन जो हैं वो कहाँ जाएंगे? डेफिनेटली कैनोड पे जाएंगे, क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव नेगेटिव आप इसमें अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो क्लोराइड तो चला जाएगा एनोड के पास, तो क्लोरीन गैस रिलीज़ होगी। तो यहाँ से क्लोरीन जो है एज ए बाई प्रोडक्ट उन्हें हासिल हो रही होती और नतीजे में 2 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज़ हो रहे होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? डेफिनेटली कैथोड पे जाएंगे। कैथोड पे वाटर मालिक्यूल उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं और वाटर के मालिक्यूल जो हैं उनको एक्सेप्ट करके हाइड्रोक्सल आयन बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही होती है। तो इसका मतलब ये है कि एनोड पे क्लोरीन गैस रिलीज़ होती है और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। याद रखिएगा, MCQs में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि नेल्सन सेल में कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज़ हो रही होती है। अच्छा जी, 2 आयन और लिखे हुए हैं जो है वो हाइड्रोक्सल आयन और हाइड्रोजन। हाइड्रोक्सल आयन का तो पता लग गया। हाइड्रोजन आयन कहाँ से? ये बेसिकली हाइड्रोजन गैस जो है वो पहले हाइड्रोजन आयंस की शक्ल में ही होती है। 2 वाटर के मालिक्यूल से 2 हाइड्रोक्सल आयन बनते हैं, 2 हाइड्रोजन आयन बनते हैं। 2 हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वही 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस बना रहे होते हैं। ठीक है जी। सोडियम आयंस माइग्रेट टुवर्ड द कैथोड। जो सोडियम आयंस होते हैं ये चले जाते हैं मूव करते हुए कैथोड की जानब, और जैसे कैथोड की तरफ मूव करते हैं तो वहाँ पे हाइड्रोक्सल आयन के साथ मिलकर एक्वा सोल्यूशन बना लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का और वहाँ से उसे कलेक्ट करना शुरू कर दिया जाता है। अच्छा जी,
अब इसमें नेक्स्ट बात ये है कि इसकी शेप हमने अभी थ्योरेटिकल पढ़ाई है, अब आप इसकी डायग्राम भी देख लें कि इसके अंदर कंस्ट्रक्शन कैसी होती है। ये स्टील का एक पूरा टैंक होता है, नीचे कैच बेसन रखा होता है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है कलेक्ट किया जाता है, और ये एस्बेस्टॉस है, और एस्बेस्टॉस के बाहर ये परफोरेटेड स्टील है, और ये परफोरेटेड स्टील होती है। यही परफोरेटेड जो स्टील होती है ये एज ए कैथोड का काम कर रही होती है, और ये यू शेप ट्यूब की तरह एक कंटेनर है। बाहर भी एक स्टील का टैंक होता है, उसके अंदर जो है ये यू शेप परफोरेटेड स्टील होती है, उसके अंदर जो है ये डायाफ्राम जो एस्बेस्टॉस का डायाफ्राम होता है, ठीक है जी। और इसके अंदर जो है कंसनट्रेटेड सोल्यूशन जो है सोडियम क्लोराइड का फिल किया होता है, इसको हम ब्राइन कहते हैं, इसको सैचुरेटेड सोल्यूशन भी कहते हैं। इसके अंदर ये कार्बन या ग्रेफाइड इलेक्ट्रोड जो है वो सस्पेंड किया होता है, जो एज ए एनोड का काम कर रहा होता है। एक तरफ से सोडियम क्लोराइड डालते जाते हैं, नीचे से सोडियम हाइड्रोक्साइड कलेक्ट करते चले जाते हैं, और नीचे से जो है ये एक और काम भी किया जाता है, स्टीम जो है उस पल्सेस की फार्म में गुजारी जाती हैं, ताकि कहीं पे ये हो जाए कि ये पोर्स वगैरह बंद हो जाएं तो स्टीम उन्हें एक खोल भी देती है, काम ये भी कर रही होती है स्टीम। दूसरा काम ये भी कर रही होती है कि जो है वो जो हाइड्रोक्सल आयंस हैं वो नीचे ही रहते हैं, वो ब्राइन सोल्यूशन में नहीं जाते। सोडियम आयंस जल्दी से मूव करके नीचे की तरफ आ रहे होते हैं स्टीम की वजह से, क्योंकि डिल्यूट सोल्यूशन होता है यहाँ पे, तो अंदर तो कंसनट्रेटेड है। तो जो सोडियम आयंस हैं परफोरेट होके यहाँ से सीप होके बाहर की तरफ जल्दी से आ जाते हैं। तो स्टीम के दो बड़े फ़ायदे हो गए, एक तो इन पोर्स को बंद नहीं होने दे रहा होता है कांस्टेंट जो है, उसकी वजह से रिएक्शन चलता रहता है। दूसरा सोडियम आयन जो हैं वो इस सोल्यूशन से बाहर की तरफ मूव कर रहे होते हैं, और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन के साथ मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे होते हैं, ठीक है जी। इसका दूसरा जो है यहाँ पे इसको केमिकल रिएक्शन समझाने के लिए लिखा हुआ है अलग से कि ये डायाफ्राम है, जो ये वाले डायाफ्राम है इसको इस तरह यहाँ शो किया हुआ है, एस्बेस्टॉस की डायाफ्राम। अच्छा जी, ये ब्राइन सोल्यूशन है जिसमें सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस हैं, और दूसरी तरफ जो नीचे है यानी स्टील के बाहर, परफोरेटेड स्टील के बाहर जो है वो सोडियम आयंस हैं और हाइड्रोजन आयंस हैं और हाइड्रोक्सिल आयंस, यानी कैथोड पे हाइड्रोजन आयंस भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, वाटर की हाइड्रोलिसिस से हाइड्रोक्सिल आयंस भी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, और सोडियम आयंस, हाइड्रोक्सिल आयन जो हैं ये मूव करने की कोशिश करते हैं किसकी तरफ, डेफिनेटली एनोड की तरफ, ठीक है जी। इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रहे होते हैं, इसी वजह से स्टीम का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट इसमें वही दो प्रॉब्लम्स कौन से हैं। एक प्रॉब्लम तो ये होता है कि एनोड कंपार्टमेंट में क्लोरीन गैस जो है जो प्रोड्यूस होती है वो हाइड्रोक्सिल आयन के साथ रिएक्शन कर जाती है, ठीक है जी। हाइड्रोक्सिल आयन जो है हमने पहले ही बताया कि यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो डेफिनेटली एनोड की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं और थोड़े बहुत चले भी जाते हैं, लेकिन जब वो कोशिश कर रहे होते हैं तो इस कोशिश में वो क्या करते हैं, क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कर देते हैं और क्लोराइड आयन बना लेते हैं दोबारा, और हाइपोक्लोराइड आयन बना लेते हैं और वाटर बना देते हैं, ठीक है जी। और दूसरा काम ये होता है कि जो हाइड्रोक्सिल आयन अगर वो एनोड पे इकट्ठे हो जाएं, एक तो हाइड्रोक्सिल आयन क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, क्लोराइड आयन और हाइपोक्लोराइड आयन बना जाते हैं, और कुछ हाइड्रोक्सिल आयन जो हैं वो क्या करते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और वो क्या कर रहे होते हैं, वाटर बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं, और ऑक्सीजन गैस जो है वो वहाँ से रिलीज़ हो रही होती है, और ये ऑक्सीजन गैस जो है ये बेसिकली इस क्लोरीन गैस को कंटेमिनेट भी कर रही होती है। हमें तो क्लोरीन गैस अगर बाय प्रोडक्ट के तौर पे आ रही है तो वो भी प्योर हालत में ही चाहिए, लेकिन इस हाइड्रोक्सिल आयन की वजह से एक नहीं दो प्रॉब्लम खड़े हो रहे होते हैं अगर ये एनोड की तरफ मूव कर जाता है तो, ठीक है जी। एक तो हाइपोक्लोराइड आयन बना देना शुरू कर देता है और क्लोरीन गैस की अमाउंट कम हो जाती है कि क्लोरीन गैस दोबारा से अगर रिएक्ट करेगी तो डेफिनेटली उसकी अमाउंट कम हो जाएगी। दूसरा, अगर जो पैरा प्रोड्यूस हो रही है थोड़ी बहुत, उसको भी ऑक्सीजन फॉर्मेशन की वजह से कंटेमिनेशन का सामना करना पड़ जाता है, ठीक है जी। एनोड पे ये आपको बाकायदा रिएक्शन दिखाया हुआ कि एनोड पे हाइड्रोक्साइड वाटर बनाता है, ऑक्सीजन गैस बनाता है और इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे जो है वो हाइड्रोजन आयन जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर रहे होते हैं, ये हमने पहले भी आपको पढ़ा दिया। अच्छा जी, अब बात करेंगे हम इसका इन प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या है। कहते हैं पहला जो प्रॉब्लम्स है जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन जो हैं वो
क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। सॉल्व किया जाता है एस्बेस्टॉस डायाफ्राम से। तो इसका मतलब कहने का ये है कि एस्बेस्टॉस डायाफ्राम इसीलिए इस्तेमाल की जाती है ताकि वो जो हाइड्रोक्सिल आयन पैदा हों वो जा ना सकें एनोड की तरफ, वो कैथोड पे ही रहें और फ़ौरन से पहले जो है वो सोडियम आयन जो है वो एस्बेस्टॉस से मूव करके हाइड्रोक्सिल आयन के साथ रिएक्शन कर जाएं और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सलूशन बना के वो नीचे कैच बेसिन में चले जाएं। सेकंड प्रॉब्लम जो है जिसमें हमने अभी पढ़ा कि हाइड्रोक्सिल आयन ऑक्सीजन गैस बना रही होती है, तो उसका क्या सलूशन है। कहते हैं उसमें ब्राइन लेवल जो है तो वो स्लाइटली हायर रखा जाता है एनोड कंपार्टमेंट में। ठीक है जी, एनोड कंपार्टमेंट के अंदर ये मुसलसल एनोड की एंट्री रखी जाती है कि मुसलसल ब्राइन सॉल्यूशन आता रहे उसके अंदर, ताकि वो ब्राइन का जो लेवल है वो थोड़ा सा जो है वो कांस्टेंट रहे और हायर रहे, यानी लोअर ना हो जाए उसमें ब्राइन का लेवल जो है। अगर ब्राइन का लेवल लोअर हो जाता है तो फिर जो है वो ऑक्सीजन गैस भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी और फ्लो ऑफ लिक्विड कंटिन्यू टूवर्ड द कैथोड। लिक्विड जो है ऊपर से अगर ज़्यादा रहेगा तो वो कैथोड की तरफ कंटिन्यूसली फ़्लो करता रहेगा। हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो एनोड की तरफ भी मूव नहीं कर सकेंगे और सोल्यूशन विच फ्लो आउट ऑफ कैथोड कलेक्ट इन कैच बेसन इट कंटेन 11%। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता भी है वो 11% होता है और 16% जो है वो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन जाता ही जाता है। ठीक है, जो रिएक्शन नहीं कर रहा होता है तो वो साथ जाना ही होता है और एवापोरेशन करवा के उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो 50% तक हासिल कर लेते हैं और 1% तक जो है वो सोडियम क्लोराइड एज ए इम्प्योरिटी ज़रूर रहता है। ठीक है जी, ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसमें शॉर्ट भी आ जाते हैं। इन प्रॉब्लम्स क्या होते हैं नेल्सन सेल के, उसके क्या सोल्यूशन है। ठीक है, इसको एज ए लॉन्ग तैयार कर लेंगे और एज ए शॉर्ट भी तैयार हो जाएंगे आपसे और एज ए MCQs के तौर पे भी तैयार हो जाएंगे। और मुझे उम्मीद है आप आज से पढ़ना दोबारा शुरू कर देंगे, दोबारा उठाएं अपनी किताबें, दोबारा इनको रीड करना शुरू करें, अब लेक्चर भी सुना करें और दोबारा अपने टेक्स्ट बुक से भी चीज़ों को पढ़ा करें। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर दोबारा एक नई लेक्चर के साथ हम हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।